we are going to study the first chapter of your English textbook, and the name of the chapter is the last lesson. We are going to study the first chapter, and the name of the lesson is the last lesson. Okay, now let us study first about the author. The name of the author is Alphonse Daudet. Alphonse Daudet. उनका बर्थ है 1840, डेथ है 1897. He was a French novelist, मतलब फ्रेंच भाषा में वो नॉवेल लिखते थे, एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर. ओके, छोटी मोटी स्टोरियां लिखना इनका काम था. द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ अ फ्रैंको प्रूशियन वॉर. अब ये जो चैप्टर है लास्ट लेसन, ये कब लिखा गया? तो जब फ्रांस का प्रूशियन वॉर चल रहा था. फ्रांस, प्रूशियन मतलब क्या है? जर्मनी के साथ उसका वॉर चल रहा था. पहले उसका नाम जर्मनी था, बिकॉज जर्मनी के साथ और छोटे मोटे दो कंट्री मिलके प्रूशियन कहलाते थे. तो प्रूशियन वॉर चल रहा था 1870-71 के टाइम पे, इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाय प्रूशिया. अब इसमें दो जन के बीच में लड़ाई चल रही है. फ्रांस जो है वो डिफीटेड मतलब के हार गया, प्रूशिया उसमें जीत गया. लेड बाय बिस्मार्क, और वो जीत गया था उस टाइम पर. उसका बिस्मार्क कौन है? तो बिस्मार्क उसका लीडर था. उसके लीडरशिप में वो लोग हार गए थे. प्रूशिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ. प्रूशिया क्या है आज की तारीख में? प्रूशिया जो आप इंडिया का वर्ल्ड मैप देखोगे, तो वर्ल्ड मैप में आप प्रूशिया देखोगे तो प्रूशिया क्या है? वो है जर्मनी, पोलैंड एंड द पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया. ओके, इट इज जर्मनी, पोलैंड एंड द पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया. ये सब मिला के जर्मनी, पोलैंड और कुछ हिस्सा ऑस्ट्रिया का मिला के प्रूशिया हुआ करता था. उसने वॉर किया फ्रांस के साथ. फ्रांस जो है वो हार गया, राइट, उस वॉर में. इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन. अब इसमें फ्रांस को हार गया. फ्रांस के जो है कुछ डिस्ट्रिक्ट के नाम दिए हैं. एक का नाम है अल्सेस और दूसरा का नाम है लॉरेन. हैव पास्ड इनटू प्रूशियन हैंड्स. ये जो फ्रांस के जो दो डिस्ट्रिक्ट हैं वो प्रूशिया के हाथ में लग गए. भाई जीत गए वो लोग. फ्रांस को कैप्चर किसने कर लिया? प्रूशिया ने. तो उसके जो दो डिस्ट्रिक्ट हैं वो किसके अंडर में चले गए? प्रूशिया. मतलब इन शॉर्ट हम पूरे चैप्टर में प्रूशिया की जगह जर्मनी वर्ड यूज करेंगे. वो जर्मनी के हाथ में चले गए. ठीक है. Now they have passed into Prussian hands. Read the story to find out what effect this had on the life at school. अब जब आपका डिस्ट्रिक्ट, आप सपोज जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, उधर हमला होने के बाद आपके दुश्मन उस पर कब्जा कर लेते हैं, तो आप जिस स्कूल में पढ़ते हो तो वहां पर उस वॉर की क्या इफेक्ट आएगी वो हम इस चैप्टर में देखेंगे. ठीक है. I started for school very late that morning. I यानी यहाँ पर एक लड़का है, यंग चाइल्ड, छोटा बच्चा है जिसका नाम है फ्रांस, FRANZ. आई इंडिकेट फ्रांस. तो आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग. मैं बहुत ही देर से घर से निकला स्कूल के लिए सुबह सुबह. एंड वाज इन अ ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कोल्डिंग. ड्रेड का मतलब होता है फियर, डर. ठीक है. अब मुझे डर लग रहा था. किस चीज का? स्कोल्डिंग. मुझे डांट पड़ेगी. Especially because M. Hamel had said that he would question us on participles. क्योंकि हमारे जो सर हैं, प्रोफेसर हैं जिसका नाम है M. Hamel. अब वो जो M. Hamel हमारे प्रोफेसर हैं, उन्होंने कहा है कि वो हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछने वाले हैं पार्टिसिपल्स के ऊपर. पार्टिसिपल आपको पता हो तो इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक है. तो इंग्लिश ग्रामर में पार्टिसिपल्स है, उसके बारे में हमारे सर हमको कुछ क्वेश्चंस पूछने वाले हैं. तो ये बच्चा जो था वो घर से थोड़ा देर से निकला है, तो उसको डर लग रहा है उस टीचर से कि वो उसे क्या करेंगे? डांटेंगे. एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम. और मुझे तो उस चीज का क्या था? फर्स्ट वर्ड भी पता नहीं था. यहाँ पर फर्स्ट वर्ड पता नहीं था का मतलब होता है आई डोंट नो एनीथिंग. मुझे उसके बारे में कुछ भी आता नहीं था. फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे. कुछ देर के लिए तो सोचा कि भाग जाता हूँ. एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स. और पूरा दिन कहाँ बिताऊंगा? आउट ऑफ डोर्स यानी कि दरवाजों के बाहर. स्कूल के दरवाजों के बाहर मतलब घर से निकला पर स्कूल नहीं जाऊंगा, बंक करके पूरा दिन बाहर बिता लूं तो मैं बच जाऊंगा उसकी डांट से भी, प्रोफेसर की डांट से भी. और आज तो क्या है वहां पर? ओरल है, पार्टिसिपल्स के कुछ क्वेश्चंस पूछने वाले हैं और उस बारे में मुझे कुछ भी आता नहीं. इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट. मौसम कैसा था? बहुत ही वार्म, गर्म मौसम था. सन वॉज वेरी ब्राइट, राइट. द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स.
अब वहां पे सीन कैसा है, बर्ड्स आर चर्पिंग, बर्ड्स का जो चर्पिंग साउंड आता है ना, बर्ड्स का चर्पिंग, व्हाट यू कैन से, कोयल का कू का आवाज, ऐसा। तो सारे बर्ड्स का चर्पिंग वॉइस था एट द एज ऑफ द वुड, वुड मतलब के ट्रीज के ऊपर बर्ड्स बैठे हैं और चर्पिंग कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है, एटमॉस्फेयर की तारीफ कर रहा है कि भाई डे इज वेरी वार्म, सन इज वेरी ब्राइट, बर्ड्स आर चर्पिंग, आवाजें कर रहे हैं ऑन द ट्रीज। And in the open field back of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling. And in the open field back of the sawmill, एक sawmill है, sawmill किसको बोलते हैं, जहाँ पे लकड़ी की कटाई होती है, ओके तो जहाँ लकड़ियां कट की जाती है उसे sawmill कहते हैं। उस sawmill के पीछे एक बड़ा सा ओपन फील्ड है, राइट, और उस फील्ड में वहां पर जो प्रूशियन सोल्जर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, ड्रिलिंग। ड्रिलिंग करने का मतलब है दे वर एक्सरसाइजिंग, परेड करना, राइट, मार्च करना, एक्सेट्रा। नाउ इट वाज ऑल मच मोर tempting than the rule for participle that I had the strength to resist and hurried off to school. Now it was all much more tempting. अब ये सब देखकर मुझे बहुत ही टेम्पटेशन हो रही थी। टेम्पटेशन होना मतलब मेरे को एक बहुत ज्यादा अट्रैक्शन हो रहा था कि इतना अच्छा मौसम है और यहाँ पे वो प्रूशियन सोल्जर्स जो है वो मार्च कर रहे हैं, ये सब देखकर मुझे बहुत अट्रैक्शन हुआ। लेकिन किसी तरह से मैंने क्या किया, और पार्टिसिपल्स की तरफ मेरा अट्रैक्शन इतना नहीं था एज कंपेयर टू दिस सीन, बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट। लेकिन मेरे अंदर वो हिम्मत है कि मैं अपने आप को क्या कर सकता हूँ, रेजिस्ट कर सकता हूँ। रेजिस्ट कर सकता हूँ मतलब मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकता हूँ। टू स्टे अवे, इतनी मेरी कैपेबिलिटी है कि मेरा मन हो जाए तो भी मैं अपने आप को उस चीज से दूर रख सकता हूँ। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, फिर मैंने अपने आप को क्या किया, जल्दी जल्दी में कहाँ पे गया, स्कूल की तरफ चला गया। आई पास द टाउन हॉल, देयर वाज अ क्राउड इन द फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। जैसे ही मैं अपने टाउन हॉल से गुजरा, टाउन हॉल मतलब एक्चुअली आपका टाउन है, वहां पर एक बड़ा सा हॉल होता है, मतलब वहां पे सारी मीटिंग्स और गैदरिंग्स होती है। भाई शादी वगैरह हुई तो उस जगह पे हुआ, किसी का डेथ का, फुनरल का सेरेमनी या प्रेयर है तो वो वहां पे रखा। तो एक कॉमन प्लेस होती है जहां पर हम लोग अटेंड करते हैं। तो टाउन हॉल से जब मैं गुजरा तो वहां पर मैंने भीड़ देखी, किसके सामने, बुलेटिन बोर्ड के सामने। बुलेटिन बोर्ड मतलब नोटिस बोर्ड। अब आपके स्कूल के नोटिस बोर्ड पे कुछ भी लिखा हो, अब जब आप वहां से पास हो गए तो आपके अंदर ये फीलिंग तो आएगी कि एक बार पढ़ लूं क्या लिखा है, वेदर इट इज रिलेटेड टू मी और समथिंग। तो वहां पर सब भीड़ लगी थी। For the last 2 years, all our bad news had come from there. पिछले 2 सालों में सारी बुरी खबरें इस बुलेटिन बोर्ड से ही आती है। ऐसा कौन सोचता है? फ्रेंड्स, फ्रेंड्स यानी वो छोटा सा बच्चा जो स्कूल जा रहा था। क्या क्या खबरें आई थी? द लॉस्ट बैटल्स, ये खबर आई थी कि हम जंग में हार चुके हैं। नाउ द ड्राफ्ट, यानी कि कोई भी तरह का ऑर्डर, द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, बड़े साहब का ऑर्डर। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, And I thought to myself without stopping, what can be the matter now? थोड़ी देर के लिए मैं रुक गया और मैं सोचने लगा कि अब क्या हो गया, what is the matter now? Then as I hurried by as fast as I could, the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, don't go so fast. Then as I was hurried as fast as I could, फिर उसके बाद मैंने बुलेटिन बोर्ड पे ध्यान नहीं देकर अपनी जर्नी शुरू की स्कूल की तरफ। मैं और तेजी से जाने लगा स्कूल के लिए क्योंकि मुझे देर हो रहा था। नाउ द ब्लैकस्मिथ, ब्लैकस्मिथ मतलब इसे कहते हैं लोहार, लोहे का काम करने वाला। आग जला के लोहे को तपा के फिर उसको हैमर से टीप टीप के उसको शेप देता है, उसे कहते हैं ब्लैकस्मिथ। तो जो ब्लैकस्मिथ था उसका नाम था वॉचर। उसने उसे देखा, राइट, हु वाज देयर विद हिज अप्रेंटिस। अप्रेंटिस का मतलब होता है ट्रेनिंग। आज हमारे कोचिंग में, आपके स्कूल में कोई ट्रेनिंग में टीचर आते हैं तो उसे अप्रेंटिस कहते हैं। कई जगह पे अप्रेंटिस की जॉब मिलती है इंडस्ट्री में। अप्रेंटिस मतलब क्या, कि आप एक छोटे मोटे इंजीनियर बन गए तो आपको अप्रेंटिस का जॉब मिलेगा 6 महीने का, 1 साल का, और उसके अंदर वो लोग आपको काम प्रैक्टिकल सिखाते हैं। सैलरी बिल्कुल नहीं देते या देते हैं तो बहुत कम देते हैं, पर वो 1 साल अप्रेंटिस निकलने के बाद आप अपना सर्टिफिकेट दिखाओगे कि मैंने डिग्री भी किया है और 1 साल का मुझे एक्सपीरियंस भी है, तो आपको फिर अगली जगह नौकरी बहुत जल्दी मिल जाती है। तो इसलिए अप्रेंटिस लोग काम करते हैं, राजी हो जाते हैं काम करने के लिए। तो ब्लैकस्मिथ का नाम है
वॉचर, राइट, वो वहीं पे था उस न्यूज बुलेटिन के पास, और उसका जो था विथ हिज एप्रिएंटिस, उसके साथ उसका कौन था, एप्रिएंटिस मतलब के ट्रेनी, रीडिंग द बुलेटिन, वो लोग दोनों बुलेटिन बोर्ड पे पढ़ रहे थे। कॉल्ड आफ्टर मी, उन्होंने मुझे बुलाया, फ्रेंड्स डोंट गो फास्ट, इतना जल्दी जल्दी मत जाओ, बाब यू विल गेट इन स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। बब मतलब एक प्यार से बच्चे को बुलाने का नाम होता है, बाबू, बेबी, तो इस तरह से बब करके उसको बुलाया और कहा कि तुम अपने स्कूल में सही समय पे पहुंच जाओगे, तुम इतनी जल्दी जल्दी ज्यादा हरी करने की कोशिश मत करो। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मुझे लगा मेरी मजाक उड़ा रहा है। मतलब ये बच्चा ऐसा क्यों सोचता है, क्योंकि वो हमें बच्चे को पता है कि एम हेमल मेरे साथ क्या कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं समझ सकता। तो जो टीचर का फियर है वो बच्चे को पता है, उस ब्लैकस्मिथ को नहीं। एंड सर्च मिस्टर एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, एंड सर्च एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। मतलब उसको लगा कि ये मेरी मजाक उड़ा रहा है, और उसके बाद एम हेमल का जो है ना, उसके टीचर का एक गार्डन है, और मैंने देखा कि गार्डन कैसा है, ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, मैंने पूरा गार्डन देखा टीचर का, ऑल आउट ऑफ ब्रेथ मतलब मेरी सांसें छूट रही थी, हांफना, राइट, वो बहुत जल्दी जल्दी कर रहा था, हांफ रहा था। हांफने के बाद जब वो स्कूल पहुंचा तो उसने सबसे पहले अपने प्रोफेसर एम हेमल का क्या देखा, गार्डन देखा। जनरली उस गार्डन में कोई नहीं था क्योंकि सबके सब क्लासरूम में जा चुके थे, तो वो देखकर उसकी सांसें और ज्यादा फूलने लगी। Usually when school began there was a little bustle. Generally क्या होता है, जब स्कूल शुरू होती है ना तो थोड़ा बस्टल होता है, बस्टल मतलब नॉइज। स्कूल का बेल बजा तो आप देखना नॉइज होता है। किस तरह का नॉइज देखोगे, तो many students will start hurrying towards their class, राइट। अगर कोई वॉशरूम गया तो वहां से जल्दी जल्दी आएगा, कोई गेट से जल्दी एंटर होगा, कोई क्लासरूम में जाएगा, कोई बेंच को जंप करके अपनी जगह पे पहुंचने की कोशिश करेगा, तो बहुत नॉइज होता है, ठीक है। ऐसा इसने सोचा, फ्रेंड्स ने, which could be heard out in the street, और ये आवाज जब स्कूल शुरू होती है या स्कूल छूटती है तो उसकी आवाज बाहर गलियों तक सुनाई देती है। Now the opening and the closing of desk, कैसी कैसी आवाजें आती हैं, तो किसी का डेस्क का खोलना, कोई डेस्क को बंद कर रहा है। लेसन रिपीटेड इन यूनाइसन, कई बार स्कूल के स्टार्टिंग में लेसन रिपीटेड इन यूनाइसन, यूनाइसन मतलब सब लोग एक साथ एक ही टाइम पर मिलकर रिपीट करते हैं। टीचर गा रही है पोयम, उसके पीछे पीछे बच्चे रिपीट कर रहे हैं, और आप जब स्कूल के पास की स्ट्रीट से जाओगे तो वो आवाज आपको बाहर तक सुनाई देगी। लेसन रिपीटेड इन यूनाइसन, वेरी लाउड, काफी तेजी से, विथ आवर हैंड ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। और जनरली बच्चे क्या करते हैं क्लास में, कान पे ऐसे हाथ रख देते हैं दोनों तरफ से और जोर जोर से चिल्लाते हैं। इससे क्या होता है, दे डोंट वांट टू गेट डिस्टर्ब्ड बाय अनदर स्टूडेंट्स। कान बंद कर देने से मुझे दूसरों का आवाज नहीं आ रहा, व्हाट आई एम स्पीकिंग आई एम लिसनिंग इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे। बच्चे ऐसा करते हैं। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और हमारी टीचर जो है उनकी जो एक स्केल होती है ग्रेट रूलर, क्या हो रहा है, रैपिंग ऑन द टेबल, वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद टेबल के ऊपर ऐसे स्ट्राइक करती है, जल्दी, जोर से, एक साथ बोलो, राइट। तो इस तरह का वो अपनी धांस दिखाने के लिए वो एक स्केल होती है, और उसमें भी अगर हमारे बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे हों तो टीचर को वुडन की जगह स्टील की स्केल देते हैं। टीचर मेरे पास स्टील की स्केल है, अरे वेरी गुड बेटा, दे दे मेरे को, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर सीन चलता है। ये कौन सोच रहा है, ये सब फ्रेंड्स सोच रहा है। बट नाउ इट वाज ऑल सो स्टिल, ऐसा जनरली होता है जो मैंने आपको सीन डिस्क्राइब किया, लेकिन फ्रेंड्स आप स्कूल पे पहुंचा है तो ये क्या है, इट वाज ऑल स्टिल। स्टिल मतलब एकदम सब कुछ शांत था, आज हस्टल बस्टल नहीं था, राइट। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माय डेस्क विदाउट बीइंग सीन। आई हैड काउंटेड ऑन, काउंटेड ऑन का मतलब होता है डिपेंडेड ऑन, मैं डिपेंड करके बैठा था किस चीज पे, कमोशन। कमोशन मतलब क्या, कि नॉइज एंड कंफ्यूजन। इस कमोशन का मतलब होता है नॉइज एंड कंफ्यूजन। स्कूल शुरू होगी, बहुत ज्यादा नॉइज और कंफ्यूजन होगा, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, और मैं भी उस कंफ्यूजन का फायदा उठाकर अपनी जगह पे पहुंच जाऊंगा। किससे बचने की कोशिश हो रही है, एम हेमल से बचने की कोशिश हो रही है। लेकिन अब यहाँ पर आने के बाद तो सीन पूरा डिफरेंट है। यहाँ पर तो वो कुछ आवाजें नहीं है, कोई इधर उधर भाग नहीं रहा,
सब कुछ एकदम शांत है। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन उस दिन तो सब कुछ शांत होना ही था जैसे कि एक संडे मॉर्निंग को होता है। आज क्यों शांत होना था वो रीजन हम आगे पढ़ेंगे। संडे मॉर्निंग यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, संडे मॉर्निंग मतलब क्यों आज उतनी ही शांति होगी जितनी संडे मॉर्निंग को होती है। संडे मॉर्निंग में शांति होती है क्योंकि स्कूल बंद होता है, स्कूल बंद होता है, ना बच्चे होते हैं ना आवाज होती है। उतनी ही शांति आज के दिन में थी और ऐसा आज होना ही था। क्यों? थ्रू द विंडो आई सॉ माय क्लासमेट, खिड़की से पहले मैंने अपने क्लासमेट्स को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, सबके सब अपने अपनी जगह पे बैठ चुके थे। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद द टेरिबल आयरन रूलर, और जो प्रोफेसर थे वो अपनी टेरिबल रूलर लेकर क्या कर रहे थे, वॉकिंग अप एंड डाउन। वो आपने देखा होगा पिक्चरों में, ऐसे पहले वहां जाएगा, रिटर्न वापस आएगा, इधर जाएगा, फिर वापस आएगा, इस तरह का वो कर रहे थे। विद दिस टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और वो रूलर कहाँ रखी है, अंडर हिज आर्म। I had to open the door and go in before everybody. मुझे दरवाजा खोल के अंदर जाना ही होगा, right? और and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how I frightened was. मतलब आप समझ सकते हो, imagine कर सकते हो कि मैं कितना blush कर रहा हूँ। Blush करना मतलब face will turn red, पूरा चेहरा ऐसे लाल पड़ जाना टमाटर की तरह, right? And now frightened I was. Frightened मतलब मैं बहुत डरा हुआ था। Blushing का मतलब ये भी होता है Your face will turn red due to shame. मुझे बहुत शर्म आ रही है, इसीलिए मैं अपना मुंह नीचे करके जा रहा हूँ और चेहरा लाल हो जाना। तो इस तरह की फीलिंग मेरे अंदर थी, मैं बहुत डरा हुआ था। और अब सब कुछ शांत है तो मुझे जाना ही पड़ा क्लास में, देखेंगे सब लोग। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ हुआ नहीं। मतलब मिस्टर एम हेमल ने उसे कुछ कहा नहीं। एम हेमल सॉ मी, उन्होंने मुझे देखा, एंड सेड वेरी काइंडली, बड़े प्यार से बोले, Go to your place quickly. जल्दी अपनी जगह पे जाओ. Little friends, we were beginning without you. अब हम शुरू करने ही वाले थे तुम्हारे बिना, पर ठीक है तुम आ गए हो तो अब जल्दी जल्दी बैठ जाओ। I jumped over the bench. मैं जंप लगा के अपनी बेंच पे गया and sat down at my desk, और अपनी डेस्क पे बैठ गया। Now till then, when I had got a little over my fright, लेकिन थोड़ी देर के बाद धीरे धीरे get over my fright मतलब मैं अपने डर से ऊपर आ चुका था। पहले डरा हुआ था, पता नहीं क्या होगा क्या होगा क्या होगा, लेकिन देखा कि एम हेमल ने मुझ पे कोई एक्शन नहीं लिया, तो जाके बैठने के बाद धीरे धीरे मेरी सांसें कंट्रोल में आई और फिर मुझे अपना डर मेरा दूर हो गया। जब मैं अपने डर से बाहर आया तो डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। फिर मैंने ध्यान दिया कि हमारे टीचर ने आज क्या पहना है, ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। उनका होगा कोई ग्रीन कलर का कोट और वो बहुत ही ब्यूटीफुल दिखते होंगे, अच्छे दिखते होंगे, तो उसके कपड़ों पे ध्यान दिया। His frilled shirt, उनका शर्ट कैसा है, फ्रिल्ड, फ्रिल वाला कोई शर्ट है। फ्रिल मतलब कि काफी डेकोरेटेड शर्ट है। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उन्होंने पहन रखा है, क्या पहन रखा है, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उन प्रोफेसर ने ब्लैक कलर का सिल्क वाला कैप पहन रखा है, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, और उसके ऊपर भी एम्ब्रॉयडरी वर्क किया हुआ है। That he never wore except on inspection, लेकिन ऐसे कपड़े वो कभी नहीं पहनते थे except on inspection। स्कूल में इंस्पेक्शन आता है ना, तब हमारे सर ऐसे कपड़े पहनते हैं। इंस्पेक्शन बाहर के स्कूल से या बड़े ऑफिसर लोग चेकिंग पे आते हैं तब। एंड प्राइज डेज, जब हमारा एनुअल फंक्शन होता है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे होता है, तब हमारे सर ऐसे ऐसे कपड़े पहनते हैं, लेकिन आज वो ऐसे कपड़ों में मिले। Beside the whole school seemed so strange and solemn, लेकिन आज पता नहीं क्यों पूरा स्कूल मुझे कैसा दिख रहा था, एकदम स्ट्रेंज, यानी कि अजीब एंड सोलमन। सोलमन ये जो वर्ड लिखा है इसका मतलब होता है सीरियस, सब कुछ एकदम सीरियस लग रहा था। But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty. हर बार एक चीज मुझे, मतलब आज के दिन मुझे एक चीज ने जो सरप्राइज किया वो क्या था, कि हमेशा तो है ना हमारे बैक बेंचेस कैसे होते हैं, एम्प्टी, हमारे पीछे की बेंचेस खाली रहती है। The village people sitting quietly like ourselves, लेकिन आज उन आखिरी बेंचेस पे जो खाली होती है वहां पर हमारे गांव के कुछ लोग आकर बैठे थे। कौन कौन बैठा था, ओल्ड हॉसर, ओल्ड हॉसर गांव का एक सदस्य है, राइट, ओल्ड है एज में, वो आके बैठा था विद 3 कॉर्नर्ड हैट, और उसने क्या पहन रखा है, 3 कॉर्नर्ड हैट, 3 कॉर्नर हैट उन्होंने पहना है। नाउ द फॉर्मर मेयर, सबसे पहले आप लोग जो स्क्रीन पे देख रहे हैं वो मैंने मैप निकाला है, ये फ्रांस है, ये जर्मनी है, और ये जो बीच में रेड कलर का पोर्शन हाईलाइट किया है ये 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, अल्सेस और लॉरेन।
ये दो डिस्ट्रिक्ट फ्रांस के हैं, लेकिन इसके ऊपर अब कब्जा किसका हो चुका है? जर्मनी का हो चुका है, राइट? दैट आई वांटेड टू शो यू. नाउ इज इन फ्रंट ऑफ यू इज द कैप, थ्री कॉर्नर्ड कैप. थ्री कॉर्नर कहां से है? तो आप माउस का कर्सर देखो, एक कॉर्नर यहाँ पर है 1, एक एकदम फ्रंट पे है ये वी आकार 2, और एक यहाँ पर कॉर्नर है. ठीक है, तो इसे कहते हैं थ्री कॉर्नर्ड कैप. ऐसा उन्होंने पहना है. अब उस लास्ट बेंच पे जो हॉसर बैठा था उसने ऐसा थ्री कॉर्नर हैट पहना था जैसा मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया. द फॉर्मर मेयर, उस टाउन का जो पहले का मेयर था वो आया था. द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, जो पहले का पोस्ट मास्टर था, पोस्टमैन था, वो आया था. एंड सेवरल अदर बिसाइड, और इसके अलावा और कई लोग थे. Now everybody looked sad, सब लोग बड़े निराश से थे. And Hauser had brought an old primer, और हॉसर जो था, मे बी उनका हॉसर जो है उस टाउन का वो सरपंच होता है ना, मे बी वो हो सकता है, तो वो अपने साथ लेकर आया था ओल्ड प्राइमर. अब ये ओल्ड प्राइमर क्या होता है? तो प्राइमर एक बेसिक बुक होती है किसी भी लैंग्वेज की. जैसे हिंदी की आप देख लो तो क ख ग सीखना है तो वो उसकी प्राइमर है ना. आपको इंग्लिश सीखना है तो आप ABCD सीखोगे, वो उसका प्राइमर है. तो उसी तरह से यहाँ पर हॉसर के पास ओल्ड प्राइमर बुक थी, वो बुक जो बेसिक बुक होती है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए. थम्ब्ड एट द एजेस, थम्ब्ड का मतलब होता है टॉर्न और डैमेज, थोड़ी फटी पुरानी, खासतौर से उसके एजेस कॉर्नर्स वगैरह थोड़े फटे हुए थे, मतलब वो प्राइमर बुक थोड़ा पुराना था. And he held it open on the knees, उसने वो बुक को कहाँ रखा था? सपोज वो बेंच पे बैठा है तो अपने लैप में ये जो नीज होती हैं उसके सपोर्ट पे उसने बुक रखा हुआ था. And he held it open on his knees with a great spectacle lying across the page, और वो बुक को खुला रखकर उसके ऊपर क्या रखे हुए थे? उसके स्पेक्टिकल्स, उसका स्पेक्स पड़ा हुआ था. While I was wondering about it all, मैं ये सारी चीजों को देखकर वॉन्डर कर रहा था, सरप्राइज हो रहा था. While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair. अब मैं जब सरप्राइज हो रहा था तो M. Hamel ने क्या किया? Mounted his chair, मतलब उन्होंने अपनी चेयर को एक जगह पे रखा और उस पे आके M. Hamel उसके प्रोफेसर बैठ गए, टीचर बैठ गए. And in the same grave and gentle tone which he used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you." और उनका जो टोन था वो कैसा था? सेम ग्रेव टोन. ग्रेव मतलब कि बहुत ही सीरियसली बात कर रहे थे वो. जेंटल टोन, बड़े प्यार से बात कर रहे थे वो. और उन्होंने कहा कि चिल्ड्रन, आज मैं तुम्हें क्या देने वाला हूँ? आई एम गोइंग टू गिव यू द लास्ट लेसन. आज मेरा लास्ट लेसन है. आई शैल गिव यू. द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन. बर्लिन से ऑर्डर आ चुका है. बर्लिन कैपिटल ऑफ जर्मनी. जर्मनी के कैपिटल बर्लिन से ऑर्डर आ चुका है. टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन. अब वहां से ऑर्डर ये आया है कि अल्सेस और लॉरेन की स्कूलों में कौन सी भाषा सिखाई जाएगी? जर्मन लैंग्वेज सिखाई जाएगी, क्योंकि अब वो जर्मनी के कंट्रोल में है. तो अब यहाँ पर मेरी जरूरत नहीं है. तो आई एम गोइंग टू गिव यू टुडे द लास्ट लेसन. नाउ द न्यू मास्टर कम्स टुमारो. आपको जर्मन सिखाने के लिए नए मास्टर कब आएंगे? टुमारो, यानी कि कल आएंगे. दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन. आपका जो मैं लास्ट लेसन दे रहा हूँ वो लास्ट फ्रेंच लेसन है, यानी कि ये जो M. Hamel है वो फ्रेंच पढ़ाते हैं. फ्रेंच का लास्ट लेक्चर चल रहा है क्योंकि कल से अब नए प्रोफेसर आएंगे और इस दो डिस्ट्रिक्ट के जो बच्चे हैं उनके स्कूलों को वहां पे फ्रांस की भाषा फ्रेंच नहीं सिखाई जाएगी, वहां पर वो सिखाएंगे जर्मन. और ये प्रोफेसर फ्रांस का है, मतलब फ्रेंच भाषा सिखाते हैं. नाउ आई वांट यू टू बी वेरी अटेंटिव. और क्योंकि ये लास्ट लेसन है तो मैं चाहता हूं कि आपको क्या होना होगा? यू हैव टू बी अटेंटिव. ध्यान से सुनो. What a thunderclap these words were to me. और ये सुनते ही मेरे लिए ये कैसे शब्द थे? जैसे कि एक बहुत, मतलब बादलों की गर्जना होती है, बिजली चमकती है, बादलों के टकराने की आवाजें आती हैं, वैसी ही कोई अनएक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट मुझे लगी. ओह, द wretches. wretches मतलब अनफॉर्चुनेट हैपनिंग. ऐसी घटना हो रही है जो अनफॉर्चुनेट है, अच्छी नहीं है. थोड़ी देर के लिए तो ऐसा लगा कि हाँ M. Hamel से जान छूटी, लेकिन फिर बाद में लगा कि नहीं ये तो गलत है. तो अनफॉर्चुनेट हैपनिंग हो रहा है. That was what they had to put up at the town hall. अच्छा, तो यही अनफॉर्चुनेट हैपनिंग के बारे में टाउन हॉल पे लिखा हुआ था, ऐसा फ्रेंड्स ने सोचा. वो नहीं आ रहा था रास्ते में, टाउन हॉल आया, बहुत भीड़ लगी थी, कुछ नोटिस बोर्ड पे सारी अशुभ खबरें उधर ही 2 साल से आ रही है,
तो अब इसे पता चला कि आज जो स्कूल का जो माहौल है, आज जो भी कुछ हो रहा है, इसी के बारे में शायद नोटिस बोर्ड पे लिखा होगा कि कल से यहाँ पे जर्मन पढ़ाई जाएगी, और उसे अब समझ में आ गया कि टाउन हॉल पे क्या हुआ। My last French lesson. Why? I hardly knew how to write. अब ये जो मैं आज अटेंड कर रहा हूँ एम हेमल का, वो मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन है, लेकिन अब मेरे मन में क्या क्या भाव चल रहा है वो देखो, फीलिंग क्या आ रही है फ्रेंड्स को। I hardly knew how to write. अरे यार मुझे तो लिखना ही नहीं आता, अभी तक तो फ्रेंच भाषा लिखना नहीं सीखा हूं, और आज ये लास्ट लेक्चर है, अब मैं कैसे सीखूंगा। I should never learn anymore. I should never learn anymore. मतलब इसके बाद मुझे सीखना मिलेगा नहीं। I must stop there. मैं तो रुक जाऊंगा। Then फिर क्या होगा? Oh, how sorry I was for not learning my lessons. अब मुझे sorry feel हो रहा था, यार मैंने पढ़ाई नहीं की, कितना बेकार था मैं, पहले ही अच्छे से पढ़ लेता तो आज मुझे फ्रेंच लिखनी पढ़नी आ जाती, मैंने लेसन्स को स्किप किया, राइट। तो उसको पछतावा हो रहा है। Forsaking birds egg, और ये करता क्या था? Forsaking birds egg, बर्ड के जो अंडे आते हैं उनको लेके मस्ती करता था। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और कभी कभी वो कहाँ चला जाता था? स्लाइडिंग करने जाता था। कहाँ पर? सार जो है वो एक नदी है जो फ्रांस से फ्लो होती है, इट्स अ रिवर पासिंग थ्रू फ्रांस। तो वो सार नदी में स्लाइड करने, कूदका मारने, डुबकी मारने वहां चला जाता था। My books had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry. My grammar and my history of all the same were old friends now. अब उसको क्या लग रहा है कि जो मेरी बुक्स अब तक मुझे क्या लगती थी, थोड़ी देर पहले तक वो मुझे न्यूसेंस लगती थी, उसको वो किताबें न्यूसेंस क्यों लगती थी? न्यूसेंस मतलब कि कोई प्रॉब्लम लगती थी, कोई बर्डन है, कितना बोझ उठाकर मुझे आना पड़ता है, ऐसा वो फील करता था, कितना वजनदार है इसे कैरी करना। वो ग्रामर की बुक, बाप रे, और वो हिस्ट्री वाली जिसमें कई संतों की कथाएं लिखी हैं, वर ओल्ड फ्रेंड्स, अब वो मेरे पुराने दोस्त हो गए, अब वो मेरे किताबें काम की नहीं रहेंगी। नाउ दैट आई कुडंट गिव अप, और अब मुझे इन्हें छोड़ना होगा। एंड एम हेमल टू द आइडिया दैट ही वाज गोइंग अवे, और बाद में क्या हुआ? और एम हेमल जो है वो अब हमें छोड़ के चले जाएंगे। That I should never see him again, अब मैं उसे फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। Made me forget all about his ruler, अब ये भावना आने के बाद मैं उसकी स्केल को भूल गया। अब तक क्या था? एम हेमल की मुझे स्केल दिखाई देती थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि ये एम हेमल हमारे सर कल से नहीं आएंगे, आज उनका लास्ट लेसन है, तो अब मैं उसकी स्केल को भूल चुका हूँ, और अब मुझे क्या लग रहा है कि मुझे अफसोस हो रहा है कि अरे ये सर चले जाएंगे। अब मुझे उसकी स्केल की चिंता नहीं, अब मुझे उस सर की चिंता है कि वो चले जाएंगे। Right now, and how cranky he was. Cranky मतलब short tempered, बड़े short tempered थे, छोटी छोटी बात पे गर्म हो जाते थे, तो he was very short tempered। लेकिन उसकी स्केल, उसका short tempered nature, वो सब चीजें फ्रेंड्स बुलाने को तैयार है, लेकिन अब उसे ये देखकर अच्छा नहीं लग रहा कि उसके जो टीचर है वो हमेशा के लिए कल से चले जाएंगे और वो उन्हें देख नहीं पाएगा, फ्रेंच भाषा अब वो सीख नहीं पाएगा। फ्रेंच सीखने का जो सही समय था वो उसने वेस्ट कर दिया। कहाँ कहाँ पे वेस्ट किया? पहला टू प्ले विद बर्ड्स, उसके साथ खेलकर टाइम पास किया, एंड सेकंड टू गो फॉर स्लाइडिंग ऑन द सार। सार इज द रिवर व्हिच इज पासिंग थ्रू फ्रांस। Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes। मतलब अब उस पे दया भी आ रही है सर पे, अरे यार इसको तो स्कूल से निकाल देंगे, अब ये क्या करेंगे सर। तो पुअर मैन, इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन। अच्छा, तो आखिर आज उनका वो लास्ट लेसन है। चलो, पुअर मैन, इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, मतलब ये जो लास्ट लेसन है, ऑनर मतलब उसकी याद में। लाइक सपोज करो कि आज मेरा आपके साथ लास्ट लेक्चर हो, तो मैं क्या सोचूंगा? टू प्रेजेंट इन अ वेरी वेल मैनर, मैं बहुत अच्छे कपड़े पहन कर आऊंगा, राइट। मे बी आप लोग भी बहुत अच्छा ड्रेसअप करके आओगे कि सर के साथ तो लास्ट मीटिंग है, राइट। तो इस तरह से आदमी प्रेजेंट अच्छे से करता है। तो ये उस लास्ट लेसन की याद में उन्होंने आज बहुत ही अच्छे कपड़े पहने हैं। कौन से? संडे क्लोथ्स। संडे को छुट्टी का दिन है, हम घूमने फिरने जाएंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, राइट। उस तरह से प्रोफेसर ने संडे क्लोथ्स को आज पहन लिया है। अब दैट ही पुट ऑन संडे क्लोथ्स, संडे क्लोथ्स का मतलब होता है बेस्ट ड्रेस। आपका जो बेस्ट ड्रेस है वो आप पहन के आएंगे। And now I understand why the old men of the village were sitting there in the back of the room। अब पता चला कि गांव के कुछ लोग पीछे क्यों बैठे हैं, क्योंकि ये भाई साहब का आज लास्ट डे है। Now it was because they were sorry too that they had gone to school more।
अब वो लोग क्यों बैठे हैं? क्योंकि उनके मन में भी सॉरी फीलिंग है। दे वांट टू से सॉरी कि हम लोग बहुत ज्यादा स्कूल नहीं जा पाए। जो पीछे बैठे हैं वो लोग भी स्कूल रेगुलर नहीं जा पाए, शायद फ्रेंच भाषा पूरी तरह से सीख नहीं पाए, स्कूल जल्दी छोड़ दिया, काम पे लग गए, व्हाटएवर सो रीजन। अब वो लास्ट लेसन है तो वो उसके पीछे बैठकर सीखने आए हैं, उसे रिस्पेक्ट देने आए हैं, एक तरह से उसे फेयरवेल करने भी आए हैं, और हो सकता है कि कुछ इस लेसन में हम गेन करें। It was their way of thanking our master. ये एक तरीका था गांव वालों का कि हम अपने मास्टर जी को थैंक्स कहें for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country. क्योंकि उन्होंने स्कूल में कितने साल बिताए हैं? 40 years of service, और हम उसको अपनी रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, right? And this is the way of showing their respect for the country that was theirs no more. और हम फ्रांस के लोग हैं, हम अपने टीचर का सम्मान करते हैं, ऐसा वो शो करना चाहते हैं, ऐसा कंट्री जो अब उनका नहीं है, क्योंकि अब कल से तो बाहर से बर्लिन का राज चलना है, तो उसके हिसाब से हमें चलना होगा। While I was thinking of all this, जब ये सब बातें मैं सोच रहा था, I heard my name called. मैंने सुना किसी ने मेरा नाम लिया, friends. It was my turn to recite. अब मेरा टर्न आया कि मुझे बोलना है, right? Recite. What would I have not be given to be able to say that dreadful rule for the participle although? What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle although very loud and clear and without one mistake? मतलब कितना अच्छा होता कि मैं वो पार्टिसिपल्स का जो लेसन था वो पूरी तरह से बोल पाता, लाउडली बोल पाता, क्लियरली बोल पाता, विदाउट एनी मिस्टेक बोल पाता, और कोई मुझसे कुछ मांगे तो मैं उसके लिए सब कुछ देने को तैयार हूँ। मतलब फ्रेंड्स के अंदर कैसी भावना है? क्योंकि आज लास्ट लेसन है, पार्टिसिपल का ओरल देने का उसका टाइम आया, रिसाइट करने का, उसको वो तो आता नहीं है, लेकिन क्योंकि अब देखा कि ये तो लास्ट डे है, तो उसका मन कर रहा था कि काश मैं ये अच्छे से प्रिपेयर करके आता और लास्ट डे पे किसको खुश कर देता? एम हैमिल को मैं खुश कर देता। और ये करने के बदले में कोई अगर मुझे कुछ भी मांगे तो मैं वो सब कुछ देने को उसे तैयार हूँ। और आज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट था मेरा लेसन सुना। बट आई गॉट मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, लेकिन मैं तो पहले ही स्टार्टिंग के वर्ड में क्या हो गया? मिक्स्ड अप मतलब मैं कंफ्यूज हो गया। एंड स्टूड देयर, खड़ा रह गया, होल्डिंग ऑन टू माय डेस्क, अपनी डेस्क को ऐसे जबरदस्त पकड़ के, राइट? एंड माय हार्ट बीटिंग, मेरी धड़कनें तेज होने लगी, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और जरा भी मेरी डेयरिंग नहीं थी कि मैं ऐसे ऊपर करके सिर ऊपर करके सर को देखूं, राइट? डेयरिंग का मतलब होता है हैविंग करेज, और यहाँ पर डेयरिंग का मतलब होता है करेज, नॉट डेयरिंग मतलब मेरे में इतना करेज नहीं था। I heard M. Hamel to say to me, मैंने देखा कि M. Hamel मुझसे क्या कह रहे हैं? I won't scold you, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। Little friends, you must feel bad enough, सिर्फ तुम्हें बुरा लगना चाहिए, मैं डांटूंगा नहीं। क्या लगना चाहिए तुम्हें? सिर्फ बुरा लगना चाहिए। You should feel bad, क्या तुम नहीं बोल पा रहे हो? See how it is, देखो कैसा है। Every day we have said to ourselves, रोज हम अपने आप से अंदर कहते हैं, wow, I have plenty of time, मेरे पास तो बहुत समय है, कभी बाद में पढ़ लूंगा, I'll learn it tomorrow, कल सीख लूंगा। And now you see where you have come out, और अब देखो क्या आ रहा है। Come out का मतलब होता है रिजल्ट। Where we have come out मतलब what result you have got। आज जब मेरे जाने का दिन आया और कल से आप फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ पाओगे तो क्या आउटकम हुआ? इतना टाइम मिला तब पढ़ा नहीं, कल सीखेंगे, और अब समय आ गया है कि मैं जा रहा हूं, तो देख लिया परिणाम क्या होता है। ओह, दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद अल्सेस, ये ट्रबल किस पे आया है? पूरे डिस्ट्रिक्ट पे आया है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, और ये पूरा अल्सेस ही ऐसा है, सिर्फ फ्रेंड्स अकेला नहीं, पूरा अल्सेस डिस्ट्रिक्ट में जितने बच्चे हैं सबके सब ऐसे हैं जो पढ़ाई को हमेशा कब करने सोचते हैं? टुमारो, कल करेंगे। Now those fellow out there will have the right to say to you, how is it you pretend to be Frenchman? और अब ये क्या बोल रहे हैं? ये फेलोज जिसकी बात हो रही है ना यहाँ पर, फेलोज, ये जो फेलोज हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? प्रोफेसर, वो बर्लिन के जो सोल्जर्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। एंड दोस फेलोज जो बाहर खड़े हैं वो आकर तुमसे कहेंगे, उनके पास अधिकार है, वो तुम्हें कहेंगे कैसा लग रहा है, ये सोचकर कि तुम फ्रेंच मैन हो,
प्रिटेंड मतलब क्या कि तुम शो कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू शो दैट यू आर फ्रेंचमैन, बट डू यू नो फ्रेंच? नो वी डोंट। तो हाउ कैन इट बी दैट यू आर अ फ्रेंचमैन, राइट? आप फ्रांस के हो और आपको फ्रेंच भाषा नहीं आती तो कैसा लगेगा? तो बाहर की जो फेलोज हैं उनके पास राइट्स है कि वो आके तुमको तुम्हारी इंसल्ट करेंगे, एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज। तुम्हें अपनी लैंग्वेज को स्पीक बोलना भी नहीं आता, लिखना भी नहीं आता, बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंड्स। लेकिन तुम फ्रेंड्स वो छोटे बच्चे को कह रहे हैं कि तुम इतने बुरे नहीं हो। We have all a great deal to reapproach ourselves with, और इसके लिए तो हमें पूरे सिस्टम को ही ब्लेम करना चाहिए। ये we will all have a great deal to reapproach ourselves with, reapproach मतलब ब्लेम। हमें इसके लिए अपने आप को, सभी को अपने आप को ब्लेम करना होगा। जैसे बच्चा अपना ब्लेम लेगा कि हाँ इट वाज माय मिस्टेक कि मैं स्किप करके नहीं पढ़ता था, कल पे रखता था। टीचर अपने ऊपर लेगा कि हाँ ये मेरी मिस्टेक थी, मैंने भी बहुत सीरियसली रेगुलरली बच्चों को नहीं पढ़ाया। तो इस तरह से वो ब्लेम किसको लेना है? वो सबको अपने ऊपर लेना है। Your parents were not anxious enough to have you learn। सबसे पहली गलती आपकी पेरेंट्स की है कि वो इतने ज्यादा एंग्शियस नहीं थे कि वो लोग चाहें कि तुम्हें पढ़ाएं। मतलब सबसे पहला रोल पेरेंट्स का होता है, वो तुम्हें फोर्स करें कि बच्चों तुम्हें पढ़ना है, ध्यान दो, सीखो। उन्होंने फोर्स नहीं किया, तो पहली गलती आपके पेरेंट्स की। They prefer to put you to work on a farm or at mills। उन्होंने क्या सोचा कि तुम्हें फार्म पे लगाएंगे, काम करो, मिल में काम करने भेजेंगे, so as to have a little more money, थोड़ा बहुत पैसा मिलेगा। And I और मैं I have been to blame also, मुझे भी ब्लेम करना चाहिए। एम हैमिल अपने लिए बोल रहे हैं, क्यों? Have I not often sent you to water my flowers? मैंने अपने बच्चों को फूलों में पानी भेजने को बोला। Instead of learning your lessons, आप lessons learn करो, उसकी जगह पे मैं आपको भेजता था कि जाओ मेरे गार्डन में जो पौधे हैं उन फूलों को जाके पानी दे आओ। क्योंकि ये जो स्कूल थी उसके बाहर में एक गार्डन था एमएमएल का, राइट? उसके अंदर वो फूलों में पानी डालने के लिए बच्चों को कहते थे। तो यहाँ पर एमएमएल अपने आप को ब्लेम कर रहा है कि मेरी भी गलती है कि मैं पढ़ाने और लर्न करवाने की जगह आपको गार्डन में पानी भेज देने के लिए बोल देता था। तो इट वाज माय मिस्टेक आल्सो। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और कभी-कभी मुझे जब फिशिंग जाने की इच्छा होती थी, राइट, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलिडे, फिर मैं आपको क्या दे देता था? हॉलिडे। मैं छुट्टी देके और मैं फिशिंग पे चला जाता था। ये एक बेसिक ह्यूमन नेचर है, लेकिन अब पछतावा हो रहा है किसको? एमएमएल। Then from one thing to another, MML went on to talk of the French language। फिर एक बात करी, दूसरी बात करी फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, saying that it was the most beautiful। उन्होंने कहा कि ये लैंग्वेज कैसी है? Most beautiful language in the world। ये वही नक्शा है जो मैंने आपको दिखाया, राइट? ये देखो लॉरेन, अल्सेस या जर्मनी और इन दोनों के बीच में उसमें रेड किया हुआ था, ठीक है? दैट इज द ओनली मैप। अब वो बोल रहा है कि फ्रेंच कैसी भाषा है? It is a beautiful language in the world, the clearest, एकदम क्लियर भाषा, most logical है वो, that we must guard it among us। और हमें इस भाषा को गार्ड, संभालना होगा, and never forget it, कभी भूलना मत इस भाषा को। Because when a people are enslaved, लेकिन जब हम गुलाम बनते हैं ना किसी के, तो as long as they hold fast to their language, अगर आपको किसी कंट्री ने गुलाम बनाया है और जब तक आप अपनी मातृभाषा, मदर टंग को पकड़ के रखोगे, तो इट इज एज इफ दे हैव द की टू देयर प्रिजन। तो तब तक समझना कि आपके पास प्रिजन से बाहर आने की चाबी है। आई रिपीट द सेंटेंस अगेन, आप पर किसी दूसरे देश वालों ने हमला किया, जब तक आप अपनी खुद की भाषा को पकड़ के रखोगे, इन शॉर्ट उसी भाषा में कम्युनिकेशन करोगे, तब तक उस जेल से बाहर निकलने की वो एक मात्र चाबी है, उसकी मदद से आप अपने जेल से बाहर आ सकते हो। लेकिन अगर किसी कंट्री ने आप पे हमला किया, आपको अपनी भाषा ही नहीं आती, उन्होंने आपको बंदी बना लिया जेल में, तो उससे बाहर निकलना आपकी मदर टंग हेल्पफुल होती है, ऐसा राइटर का कहना है। कैसे बाहर आएंगे मदर टंग से वो मुझे नहीं पता, बट उनका ये मानना है कि आप अपनी मातृभूमि पर, अपनी मातृभाषा के बल पर बाहर आ सकते हो। इतना पावर आपकी उस लैंग्वेज में, मदर टंग में होता है। Then he opened a grammar and read our own lesson। फिर उन्होंने ग्रामर ओपन किया और फिर हमें लेसन्स पढ़कर सुनाए। I was amazed to see how well I understood it। I was amazed। Amazed मतलब surprised।
मैं तो सरप्राइज हो गया, इतना अच्छा समझा दे यार। अब आखिरी दिन पे इसे ये भी रियलाइज हो रहा है कि वो बड़ा अच्छा समझाते हैं, अब तक रियलाइज नहीं हुआ था, राइट। नाउ ऑल ही सेड सेम सो इजी, मतलब जो भी बोल रहे थे ना, मुझे लगा कितना इजी है यार, कितना इजी है, पहले क्यों नहीं सुना मैंने इस बंदे को, क्यों नहीं ध्यान दिया मैंने। I think too that I have never listened so carefully. मेरी गलती थी कि मैंने इस आदमी को ध्यान से पहले नहीं सुना। I had never listened so carefully. मैंने कभी भी इससे पहले ध्यान से नहीं सुना। And that he had never explained everything with so much patience. और उन्होंने भी आज तक इतना पेशेंस के साथ, धीरज के साथ नहीं समझाया। मतलब पहले ये भी समझाते थे तो कैसा समझाते थे, थोड़ा फास्ट पढ़ाते थे, रूडली पढ़ाते थे, लेकिन आज उनका वो लास्ट लेसन था तो वो भी बड़े शांति से समझा रहे हैं ना, तो बहुत अच्छा समझ में आ रहा है पेशेंस के साथ। It seemed almost as if the poor wanted to give us all he knew. ऐसा लग रहा था कि एक गरीब इंसान चाहता है कि उसके पास जितना नॉलेज है वो आज के दिन में हमें देना चाहता है, बिफोर गोइंग अवे, इधर से जाने से पहले, and to put it all into our head at one stroke, और वो ये सारा नॉलेज हमारे हेड में, दिमाग में डालना चाहता है at one stroke। at one stroke मतलब एक ही झटके में, भाई आज का दिन मिला है, लास्ट लेसन है, जितना हो सके सिखाऊं और इनको दिमाग में बात को फिट करके जाऊं। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। अब ग्रामर खत्म हुआ, फिर एक राइटिंग का पार्ट शुरू हुआ। दैट डे मिस एम हेमल had new copies for us। लिखने के लिए उन्होंने कुछ नोट्स बनाए थे, तो उसकी नई कॉपीज थी, नई कॉपीज उन्होंने सबको डिस्ट्रीब्यूट की। had new copies for us written in a beautiful round hand French Alsace, और वो कॉपी सबको डिस्ट्रीब्यूट की, तो बड़े ही सुंदर अक्षरों में, राउंड कर्सिव राइटिंग में, उसके ऊपर फ्रांस अल्सेस ऐसा कवर पे लिखा हुआ था। They looked like little flag floating everywhere in the classroom। जब वो ये सारे नोट्स बांट रहे थे तो थोड़ी देर के लिए तो ऐसा लगा कि जैसे हमारे देश का झंडा सभी जगहों पे स्कूल में फ्लोट कर रहा है, राइट। अब सभी जगहों पे फ्लोट कर रहा है, वो कैसे, एक मिनट, क्या आप लोगों ने ऐसा देखा है, कागज का बना हुआ ऐसी झालर होती है जो रूम में इधर से उधर से इधर बांधते हैं, जनरली कोई फेस्टिवल के टाइम पर, नेशनल फेस्टिवल के टाइम पर। और यहाँ पर जो आप देख रहे हो ना, ये 3 कलर जो है वो फ्रांस के नेशनल फ्लैग में होते हैं। तो जैसे इस प्रकार से कागज के बने हुए नेशनल फ्लैग से रूम को डेकोरेट किया जाता है, उसी तरह के 3 कलर्स की मदद से उन्होंने वो फ्रांस अल्सेस वगैरह बुक पे लिखा था, और वो सबको वो नोट्स, रिटर्न बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि फ्रांस का जो नेशनल फ्लैग है वो पूरे रूम में फैल गया हो। They looked like little flag floating everywhere in the classroom, hung from the rod at the top of our desk. Hung from the rod, एक रॉड है उसके साथ बांधे हुए हैं, at the top of our desk, हमारे डेस्क के कॉर्नर में एक रॉड है, उस रॉड से बांधे हुए हैं फ्रांस के नेशनल फ्लैग। उस प्रकार से हमें ऐसा लग रहा था, मतलब वो जो डेकोरेटिव स्ट्रिप्स मैंने आपको दिखाई, उस तरह के स्ट्रिप्स की तरह ये उन्होंने राइटिंग नोट्स सबको बांटे, उसके ऊपर फ्रांस और अल्सेस लिखा हुआ था। वो नाम देखकर हमें ऐसा फील हो रहा था कि पूरे क्लासरूम में जैसे तो फ्रांस का नेशनल फ्लैग पूरी तरह से फैल गया हो। इस तरह से सजावट दिख रही थी जैसे कि डेस्क के कॉर्नर पे एक पोल के साथ नेशनल फ्लैग को बांध के क्लास को डेकोरेट किया गया हो। You ought to have seen how everyone set to work and how quiet is work। आपको देखने जैसा था, सभी इंसान क्या कर रहे थे, they were set to work, सब काम करते हुए दिखाई दे रहे थे। And how quiet it was, एकदम शांति। The only sound was the scratching of the pen over the paper। एक ही आवाज आ रही थी, जब हम पेन से पेपर पे लिखते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से जो आवाज आती है वही आ रही थी। जस्ट इमेजिन कि आप पेंसिल से जब लिखते हो तो एक आवाज आएगी, पेन से शायद नहीं आती है बट पेंसिल से जरूर आती है। तो पेंसिल पेपर पे लिखोगे तो एक आवाज आएगी, वो साउंड आपकी क्लास में आ रही है, उसके अलावा और कोई साउंड नहीं है। Once some beetles flew in। क्या हुआ अचानक से, बीटल्स क्लासरूम में आ गए। बीटल इंसेक्ट का नाम। वो बीटल्स हमारे क्लासरूम में आ गए, बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम। किसी ने कोई ध्यान ही नहीं दिया उस पे। वैसे तो क्या होता है, कुछ भी एक इंसेक्ट आ जाए तो पूरे क्लास में हो हल्ला हो जाता है, अरे इंसेक्ट आ गया, ये हो गया, बट अभी किसी ने ध्यान नहीं दिया।
नॉट इवन द टाइनीएस्ट वन, किसी ने भी नहीं ध्यान दिया, हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक, सब लोग क्या कर रहे थे, हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू, और सभी लोग सिर्फ क्या कर रहे थे, ट्रेसिंग का काम कर रहे थे, लिखने का काम कर रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि वो भी एकदम फ्रेंच सीखने के लिए बीटल्स हमारे क्लासरूम में आए हैं। नाउ ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो, अब हमारी जो स्कूल है उसकी जो छत है उसके ऊपर पिजन्स बैठे हैं, पिजन्स जो है वो वहां पे कू कू आवाज कर रहे हैं, बर्ड्स दे आर कूइंग, वो आवाज आ रही है, साउंड मेड बाय द पिजन, वो लो साउंड कर रहे हैं। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, फिर मैं सोचने लगा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, फिर मैं सोचने लगा कि हमारा लास्ट लेक्चर फ्रेंच का है, इन बर्ड्स का क्या होगा, कल से ये जर्मन में कूइंग करेंगे। मतलब वो आके बर्लिन से जो आएंगे बड़े अफसर लोग, तो क्या हमको तो जर्मन ही सीखना पड़ेगा, जर्मन सीखना पड़ेगा, तो ये जो पिजन का आवाज आ रहा है तो क्या ये भी जर्मन लैंग्वेज में कूइंग करेगा, ऐसा फ्रेंड्स ने सोचा। कुछ पिक्चर्स देख लो, ये जो फोटो है वो बीटल्स का है, ये इंसेक्ट उनके क्लासरूम में आ गया था लेकिन किसी ने इस पे ध्यान नहीं दिया, और उनकी जो छत पे जो पिजन्स हैं, वो पिजन के जो क्लॉज होते हैं आगे, ये क्लॉज कैसे होते हैं, कर्व्ड होते हैं, तो ये जो कर्व्ड क्लॉज हैं उसकी मदद से वो रूफ को क्या कर रहे थे, स्क्रैचिंग कर रहे थे, तो छत के ऊपर पिजन्स के क्लॉज से वो स्क्रैचिंग कर रहे हैं, तो वो आवाज उससे नीचे सुनाई दी, राइट। और ये जो है ना, ये फिश हुक है, मच्छी पकड़ने का कांटा, रिवर में डाल के फिशिंग के टाइम पे ये कांटा, तो इसका जो शेप है फिश हुक का, वो लगभग इस बर्ड के क्लॉज के तरह मैच होता है। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स इसलिए इन्होंने लिखे हैं, आप थोड़ा लास्ट 3 लाइन देख लेते हैं। Once some beetles flew in, ये beetles अंदर आ गए, but nobody paid any attention to them, किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, not even the littlest one, लेकिन कोई भी किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, इसके आने पर ये जो pigeons थे उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। Who were right on tracing their fish hook, वो लोग सिर्फ क्या कर रहे थे, छत पर बैठकर ट्रेसिंग कर रहे थे, मतलब अपने पैरों से वो कुरेद रहे थे, राइट, रूफ को, as if that was French too, और फिश हुक्स की तरह, जैसा फिश हुक दिखता है वैसे अपने क्लॉज की मदद से वो स्क्रैचिंग का आवाज कर रहे थे छत पे, और ऐसा लग रहा था वो आवाज भी फ्रेंच भाषा में कर रहे हैं, मतलब आज जो भी हो रहा है सब जगह पे फ्रेंच हो रहा है, हम क्या सीख रहे हैं, फ्रेंच सीख रहे हैं। बीटल कहाँ से, फ्रेंच बीटल, फिश हुक की तरह इसके क्लॉज से जो आवाज आ रही है वो आवाज भी कैसी है, फ्रेंच आवाज है, एवरीथिंग इज फ्रेंच। अब इसके बाद वो क्या बोल रहे हैं कि ऑन द रूफ द पिजन्स कूड, पिजन्स का जो कूइंग कूइंग आवाज कर रहे हैं वो लोग, तो वो इतना लो साउंड है, वो सोच रहे हैं कि विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, तो क्या कल से वो आएंगे जर्मनी के लोग, तो क्या ये बर्ड्स भी जर्मन लैंग्वेज में कूइंग करेंगे, इवन द पिजन्स विल डू दैट, ऐसा फ्रेंड्स ने सोचा। बट नोबडी पेड अटेंशन टू देम, नॉट इवन द लिटलेस्ट वन, लिटलेस्ट वन मतलब कोई छोटे से छोटा बंदा भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा। Who worked right on tracing their fishing hook, अब यहाँ पर ये जो littlest ones है वो एक pigeon के लिए लिखा है, pigeons के भी फोटो मैंने आपको दिखाए थे, तो वो pigeons के लिए लिखा है कि वो लोग भी वर्क कर रहे हैं, tracing their fishing hook, tracing their fishing hook मतलब कुरेद रहे हैं। fishing hook का मैंने सिंबल आपको डायग्राम में दिखाया था, फिश को पकड़ने वाला हुक आता है, वैसे ही pigeons जो है उनके पैरों के जो क्लाउज होते हैं वो फिशिंग हुक की तरह है, और अभी वो क्लासरूम के ऊपर बैठकर क्या कर रहे हैं, ट्रेसिंग कर रहे हैं, अपने नख जो होते हैं क्लॉज उससे वो कुरेद रहे हैं रूफ को। अब ये स्कूल कैसे होगी, जनरली इसके स्कूल के जो रूफ होंगे ना वो छपड़े वाले होंगे, नॉट अ कॉन्क्रीट स्लैब, उसके ऊपर आप जरा भी करोगे तो उसका आवाज नीचे आएगा ऐसा। तो यहाँ पर जो है ना बीटल्स आ गए, किसी ने ध्यान नहीं दिया, इवन पिजन्स ने भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि पिजन्स भी ट्रेसिंग कर रहे हैं, अपने क्लॉज को कुरेद रहे हैं, राइट, वो अपने फिशिंग हुक्स की तरह, जैसे फिश पकड़ने के लिए हुक होता है वैसे ही शेप का पिजन्स के जो क्लॉज होते हैं, नख होते हैं, उनसे वो रूफ को ट्रेस कर रहे हैं, एज इफ दैट वर फ्रेंच टू, और जैसे कि वो भी वहां पर फ्रेंच सीखने आए हों, क्योंकि वो लास्ट लेसन चल रहा था। On the roof, the pigeon cooed very low, right? On the roof, pigeon cooed very low, मतलब वो pigeon roof पे cooing sound कर रहे हैं, आवाज निकाल रहे हैं, लेकिन वो बहुत ही धीमी धीमी आवाज निकाल रहे हैं। And I thought to myself, मैंने सोचा
Will they make sing in German? तो क्या कल से ये जो फिरंगी बाहर के देश के लोग आएंगे, जर्मन लोग आएंगे, तो क्या ये लोग आकर इन्हें भी जबरदस्ती पोइम करवाएंगे इस भाषा में, जर्मन भाषा में करवाएंगे? Even the pigeons. Whenever I looked up from the writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair. Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in the chair. अब वो रिटर्न वर्क कर रहा है, तो रिटर्न में क्या होता है, लिखने के बाद हम थोड़ा देर ऊपर देखते हैं, हमारा लिखने का हो गया, हम ऊपर देखते हैं। तो जब मैं एम हैमल अपने प्रोफेसर को देख रहा था, वो कैसे बैठे थे चेयर में, एकदम मोशनलेस, बिना मूवमेंट के वो बैठे थे। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, गेजिंग मतलब टू स्टेयर, एक ही चीज को घूर घूर के देखना, वो किसी एक चीज को घूर के देख रहे थे। देन एट अनदर, फिर वो दूसरी चीज को घूर घूर के देख रहे थे। कैन यू गेस क्या हो रहा है ये, वो क्यों ऐसे एक ही जगह पे वो खो जाते हैं, फिर दूसरी जगह पे वो खो जाते हैं? वन ऑफ द रीजन इज वो ये पूरे सीन को अपने दिमाग में एकदम से कैप्चर करना चाहते हैं, लाइफ टाइम मेमोरीज, राइट। तो उसी तरह से वो इसे ध्यान देके सब एक एक चप्पा चप्पा देख रहे हैं कि क्या माहौल है। अगर मैं कहूं कि दिस इज द लास्ट डे टुडे इन आवर ट्यूशन, तो आप लोगों में से कई लोग ऐसा देखेंगे, बराबर भाई, इधर घड़ी, यही कैलेंडर, हम 2 साल से आ रहे हैं, 3 साल से आ रहे हैं, ये सेटअप पूरा वैसा का वैसा ही है, राइट। So you will see, gaze everywhere and try to capture these memories. तो वैसा काम एम हैमल कर रहे हैं। As if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. Fix in his mind मतलब to store. वो अपने माइंड में स्टोर करना चाहते हैं कि ये छोटे से स्कूल रूम में सब कुछ कैसा दिख रहा है, और वो हमेशा के लिए इन चीजों को अपने माइंड में रखना चाहते हैं। Fancy, for 40 years he had been there in the same place. कितने ताज्जुब की बात है, 40 साल उन्होंने उधर काम किया। 40 years से वो स्कूल में क्या पढ़ा रहे हैं, फ्रेंच पढ़ा रहे हैं। With his garden outside the window, और उनका विंडो है, विंडो के बाहर उनका गार्डन है। And his class in front of him, और उसके सामने क्लास है, मतलब सर बैठे हैं, सामने क्लास है और विंडो के बाहर उनका गार्डन है। Just like that, only the desk and benches have been worn smooth. लेकिन अब फर्क क्या आया है 40 साल में, तो जो टेबल है, बेंचेस हैं, वो सब कैसी हो गई है, worn smooth। worn मतलब क्या, घसाई गई है, राइट, घिस चुकी है 40 सालों में, और वो घिसने के बाद कैसी हो गई है, एकदम स्मूथ। आई थिंक आप लोगों ने अगर प्योर वुडन बेंचेस देखी हो, और प्योर वुडन बेंचेस बहुत सालों के बाद आप हाथ लगाओगे तो वो एकदम स्मूथ हो चुकी होती है। नया बेंच होगा तो तुम्हें उसमें से छेद लगने की चांस होती है। छेद पता है, फांस जिसको बोलते हैं, वुड में से निकलने वाला एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा जो घुस जाता है उंगली में, फिर दबा दबा के उसको किससे निकालते हैं, किससे, रेजर। जनरली वी यूज नीडल, सुई आती है, सुई से आप उसको इधर उधर करोगे, वो थोड़ी बाहर आएगी, फिर निकालने की हम कोशिश करते हैं। तो इस तरह का प्रॉब्लम नए बेंचेस में आता है। स्मूथ तब हो गई आफ्टर वन आउट, यूज होने के बाद, घसा जाने के बाद हम लोग कह सकते हैं कि वो अब स्मूथ हो चुके हैं। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर। वॉलनट ट्रीज, यू नो वॉलनट, अखरोट, उसके जो पेड़ हैं गार्डन में, दे वर टॉलर, बड़े हो चुके हैं। And the hawk-vine that he had planted himself twined about the window to the roof, और उन्होंने एक वहां पे hawk-vine लगाई, प्रोफेसर एम हैमल ने। hawk-vine एक बेल होती है, क्लाइंबर इंग्लिश में कहे तो, जैसे मनी प्लांट, यू नो मनी प्लांट, वो किसी सपोर्ट पे ही बाउंड करेगा, बेल होती है। हिंदी में उसे बेल कहते हैं, गुजराती में बेल कहते हैं, हिंदी में बेल कहते हैं, इंग्लिश में इसे क्लाइंबर कहते हैं। Those who take support of another plant and grow. हॉकवाइन जो है वो प्रोफेसर ने प्लांट किया था, और वो ट्विन करते करते पूरी विंडो से स्टार्ट करते हुए कहां तक पहुंच चुकी है, रूफ तक। उनका जो स्कूल का जो रूफ है वो उसके विंडो के आसपास पूरा ट्विन करके फिर उसके बाद कहां चली गई है, ऊपर तक, रूफ तक। How it must have broken his heart to leave it all, poor man। उसका तो दिल टूट गया होगा।
इन चीजों को छोड़कर जाने के लिए। ये पुअर मैन, क्योंकि अचानक से उसे ये सब छोड़कर जाना है, तो he would not be ready. To hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, और उसे क्या सुनाई दे रहा है? To hear his sister, वो अपनी सिस्टर को सुन रहा है, वो क्या कर रही है? रूम अबव, क्लासरूम के ऊपर एक रूम है, पैकिंग देयर ट्रंक्स, वो वहां पर अपना ट्रंक मतलब ये जो ट्रंक है उसका मतलब होता है लगेज। जनरली दिस ट्रंक वर्ड इज यूज्ड फॉर लगेज, पर्टिकुलरली द आयरन लगेज, लोहे के बड़े बड़े सूटकेस। ज्यादातर वो यूपी वाले, बिहार वाले जो होते हैं, वो पेटी लेके, लोहे की पेटी लेके चढ़ते हैं, और किसी के पैर में लग गई तो पति क्यों, उसका पैर गया, पेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। तो उन चीजों को ये लोग ट्रंक्स कहते हैं। तो वहां पर अब जो क्लासरूम है, ऊपर से कुछ खसेर पसेर की आवाज आ रही है, ऊपर एक रूम है, वहां पे एन हैमिल की जो सिस्टर है वो क्या कर रही है? पैकिंग कर रही है, और वो संदूक में सब सामान डाल के बड़े बड़े बैग्स को ऐसे घसीटेंगे तो उसका आवाज नीचे तक आ रहा है। हाउ फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्यों ये सब पैकिंग हो रही है? क्योंकि उन्हें अगले दिन ये देश छोड़कर जाना है, क्योंकि अब यहाँ पे जर्मन पढ़ाई जाएगी और अब इसके यहाँ पे कोई काम नहीं है। एम हैमिल का यहाँ पे स्कूल में अब कोई काम नहीं है। But he had the courage to hear every lesson to the very last. After the writing, he had a lesson in history. लेकिन उसके अंदर देखो कितना करेज है। But he had the courage to hear every lesson to the very last. आखिरी तक वो सारे लेसन सुन रहा है। मतलब ये सारी चीजें जो भी हो रही हैं, वो लगेज की आवाज आ रही है, पिजन्स का ट्रेसिंग हो रहा है, वो सब सुन रहे हैं, और उनके दिल पर क्या बीत रही है वो खुद सहन कर रहे हैं, और लास्ट तक वो ये लेसन लेने को, मतलब सीखने को तैयार है। आफ्टर राइटिंग, अब इनका कुछ राइटिंग वर्क चल रहा था, वो खत्म होने के बाद he had a lesson in history. अब उन्होंने क्या पढ़ाना स्टार्ट किया? हिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट किया। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर, फिर उसके बाद बेबीज यानी कौन है यहाँ पर? रूम में कोई बेबीज थे क्या? यहाँ पर बेबीज का मतलब है स्टूडेंट्स, जो क्लास में बच्चे बैठे थे। एम हैमिल के लिए तो वो क्या है? बेबीज है, बच्चे ही हैं, चाहे वो कितने भी बड़े हो गए हों। पर 40 साल से प्रोफेसर पढ़ा रहा है तो उसकी एज अच्छी खासी है, उनके लिए तो वो छोटे बच्चे हैं। अब वहां छोटे बच्चों ने एक साथ बात करना चालू किया, क्या क्या बोलने लगे वो? बा, बी, बो, बू, ये फोनेटिक्स है। हिंदी में नहीं सिखाते क, का, की, क, आई डोंट नो प्रॉपर्ली। वो फोनेटिक्स है, तो ये फ्रेंच लैंग्वेज का फोनेटिक्स, का, की, कु, कम, ऐसा वो पढ़ाना चालू किया। अब सब बच्चे एक साथ गाने लगे। Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacle. Down there at the back of the room, रूम के एकदम बैक में ओल्ड हॉसर, मैंने आपको इसके बारे में पहले भी कहा था। ओल्ड हॉसर उनके गांव का एक आदमी है, शायद उसके गांव का सरपंच है, जो उस क्लास में पीछे आया है। उसने क्या कर लिया? He put on his spectacle, उसने चश्मे पहन लिए, and holding his primer in both hand, और उसने अपनी प्राइमर को दोनों हाथों में रखा है। I told you what is primer? That's a basic book. When you start learning any new language, तो उसका जो क ख ग घ होता है, ABCD होता है, that is called a primer. तो वो उसको लेके बैठा है दोनों हाथों में। Spell the letter with them, और जैसे जैसे वो पढ़ रहे हैं सब लोग, तो वो भी उसको साथ में उच्चारण रिवाइज कर रहे हैं। You could see that he too was crying. आप देख सकते हैं कि वो old हॉसर जो है वो भी क्या कर रहा है? रो रहा है, crying, रो रहा है। His voice trembled with emotion. उसकी आवाज रिविजन करते टाइम पे क्या हो रही है? Tremble. Tremble का मतलब यहाँ पर है लड़खड़ाना। उसकी आवाज लड़खड़ा रही है, ट्रेम्बल हो रही है विद इमोशंस, क्योंकि उसका जो अंदर से हार्ट है वो फुल ऑफ इमोशंस है। मतलब फॉर एग्जांपल कि हम बहुत ही भावुक हो चुके हैं, हमें रोना आ रहा है, और उस टाइम पर हम कुछ बोले तो हमारा आवाज कैसा आएगा, राइट? उस तरह का। एंड इट वाज सो फनी टू हियर हिम, और उसको सुन रहा था ना तो मुझे बहुत फनी लग रहा था। ये कौन बोल रहा है? फ्रांस, वो छोटा बच्चा बोल रहा है। वो ओल्ड हॉस्टर को तो सुनकर वो इमोशंस के साथ रो रहे थे, और अपना रिवीजन करते टाइम उनकी आवाज लड़खड़ा रही थी, ट्रैम्बल हो रही थी। तो उनकी ये हालत देखकर या उनके आवाज को सुनकर मुझे बहुत हंसी आ रही थी। That we all wanted to laugh and cry. हमारे अंदर दो तरह के भाव थे, we want to laugh as well as cry. Laugh because उसका मैनर ऐसा है, सुनते ही हंसी आ रहा है, लेकिन रोना इसलिए आ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी
वही इमोशंस को फील कर रहे हैं कि कल से हम अपनी मदर लैंग्वेज मदर टंग को नहीं सीख पाएंगे, फ्रांस की भाषा फ्रेंच हम उसे नहीं सीख पाएंगे। Oh, how well I remember it that last lesson. कितना अच्छे से मुझे याद है वो मेरा लास्ट लेसन जो मैंने सीखा था। मतलब ये फ्रांस इसलिए कह रहा है कि वो ये लेसन को अभी तक भूला नहीं है। All at once the church clock struck 12. अब उतने में ही क्लॉक चर्च है, चर्च के ऊपर एक क्लॉक है और एक बेल है, तो जैसे ही 12 बजे तो वहां पर बेल बजा। Then the Angelus, Angelus मतलब प्रेयर, फिर प्रेयर शुरू हुई। At the same time, the trumpets of the Prussian returning from drill sounded under our window. उतने में ही ट्रम्पेट्स की आवाज सुनाई दी, क्योंकि ये जो प्रूशियन सोल्जर्स हैं वो कहां से लौट रहे हैं? They are returning from drill. ड्रिल मतलब मैंने आपको बताया था एक्सरसाइज, वो परेड करना, मार्च करना, तो वो ड्रिल है। तो उसके वहां से वो प्रूशियन सोल्जर ड्रिल कर रहे थे, वो करके वापस आए। ट्रम्पेट इंस्ट्रूमेंट है जो एक्सरसाइज के टाइम पे बजाया जा रहा है। साउंडेड अंडर अवर विंडो, हमारी खिड़कियों से वो आवाजें हमें सुनाई दे रही थी। एम हेमन स्टूड अप, खड़े हो गए वो। वेरी पेल, पेल दैट इज कलरलेस, उनका चेहरा काफी उतर चुका था, फीका पड़ जाना, टू अपीयर समवॉट येलोइश, राइट? या आप किसी बात से बहुत निराश हो गए तो आपका चेहरा उतर जाता है, उसके लिए पेल वर्ड यूज किया जाता है। अब ये क्या हुआ, वो खड़े हुए इन हिज चेयर, अपनी चेयर पे से खड़े होके। I never saw him look so tall. आज तक वो मुझे इतने टॉल कभी नहीं लगे जो आज पहली बार लग रहे थे। अब यहाँ पर ये थोड़ी सी मीनिंगलेस बात है। He was looking tall मतलब क्या एक दिन में उसका हाइट बढ़ गया? No, actually he was looking tall means what? कहीं ना कहीं इस सदमे से वो थोड़े श्रिंक हो गए, उनका चेहरा उतर गया था, तो कहीं ना कहीं वो थोड़े पतले दिख रहे थे, और पतला इंसान आपको ज्यादा लंबा दिखेगा। That's the psychology. मोटा इंसान थोड़ा शॉर्ट दिखता है, पतला इंसान ज्यादा लंबा दिखता है। So today he was appearing so tall. All at once the church okay, sorry. My friend said he, अब वो बोलने लगा, स्पीच देने लगा, M. Hamel. My friends, but something choked him. He could not go on. कुछ गले में खराश आ गई और आगे वो बोल ही नहीं पाया। Right? He could not go on मतलब speak, वो आगे नहीं बोल पाया। Then he turned to the blackboard. फिर वो सामने बोलने जा रहे थे, बोल नहीं पाए, तो he turned to the blackboard, उस तरफ मुंह घुमा लिया अपना। Took a piece of chalk, उन्होंने चौक ले लिया, and bearing on with all his might. इस bearing का मतलब होता है कैरी करना। And he carried on with all his might. Might मतलब strength. पूरी ताकत से उन्होंने उसे उठाकर मैसेज लिखा as large as he could. बड़े से बड़े अक्षरों में पूरे बोर्ड पे लिख दिया। क्या लिखा? विवे ला फ्रांस, मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। इसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस हमेशा अमर रहे। Then he stopped and leaned his head against the wall. फिर वो वॉल के पास अपना हेड लीन करके ऐसे खड़े हो गए, right? Somewhat like this pose. So he stopped and leaned his head against the wall, and without a word, बिना कुछ बोले, he made a gesture to all us with his hand. Gesture मतलब इशारा करना, to signal. Gesture का मतलब होता है to signal, और उन्होंने ऐसे इशारा कर दिया। ये इशारे का मतलब क्या है? तुम लोग जाओ, school is dismissed, you may go. So here we come to an end of the lesson, the last lesson.